मैं डॉक्टर मंजू कंचल, सह आचार्य मीरा कन्या महाविद्यालय, एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर सेकंड में यूनिट फोर्थ में हम उद्योग और उत्पादन प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पूर्व में हमने कृषि उत्पादन कार्यों और व्यापारिक वर्ग के द्वारा इसके विकास के लिए किए गए कार्यों और वैदेशिक व्यापारिक वस्तुओं का अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने ये भी अध्ययन किया कि परंपरागत फसलें भारत में कौन सी थी और उनका उत्पादन कार्य किस प्रकार से किया जाता था। इसके साथ ही आज हम अध्ययन करेंगे कि सल्तनत और मुगल काल में भारतीय मध्यकाल के अंतर्गत वस्त्र उद्योग किस प्रकार का पाया जाता था। और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रमुख रूप से हम दो उद्योगों का वर्णन करेंगे, जिसमें है आपके पहला रेशम उद्योग और दूसरा है आपके सूती वस्त्र उद्योग। इनमें उत्पादन क्षेत्र कौन से थे, उत्पादन क्षेत्र में या इसके उत्पादन के विकास में, व्यवसायीकरण में व्यापारिक वर्ग की क्या भूमिका रही थी। इसके साथ ये भी हम देखेंगे कि रेशम उद्योग किस प्रकार से एक हस्त उद्योग के रूप में भारत में प्रमुख रूप से पाया जाता था और हैंडीक्राफ्ट्स के रूप में इसको महत्वपूर्ण उद्योगों में स्थान प्राप्त हुआ। विदेशों में भी इसकी डिमांड किस प्रकार से बढ़ी। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रेशम उद्योग। रेशम उद्योग के रेशम और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान मध्यकाल के अंतर्गत पाया जाता था। चूँकि रेशमी वस्त्र जो होते थे वो कीमती होते थे और केवल इसी कारण उच्च वर्ग तक ही इसका प्रयोग किया जाता था। जनसाधारण वर्ग के प्रयोग करने की वश की बात नहीं थी। शासक वर्ग की दृष्टि से यदि हम देखें तो उनमें रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करना और पहनना प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता था और मुस्लिम जितने भी बादशाह थे, इसी कारण उनका आकर्षण रेशमी वस्त्रों के प्रति हमेशा बना रहा। मध्यकाल के जो विभिन्न इतिहासकार हैं, जिसमें हम अमसार के लेखक, पुस्तक उनकी है ममालिकुल अमसार और उसके लेखक है अल उमरी। उन्होंने ये कहा है कि 14वीं शताब्दी के पहले रेशम उद्योग को या रेशमी वस्त्रों पर होने वाले कार्यों को राजाश्रय बादशाहों के द्वारा प्रदान किया गया था और उनके द्वारा राजाश्रय प्रदान करने के बाद इसकी सुल्तान के स्वयं के कढ़ाई के कारखाने स्थापित किए गए थे और कहा जाता है कि उसमें लगभग 4000 रेशम कर्मी कार्य करते थे, जो कि उपहार के लिए, खिलहत के लिए विभिन्न प्रकार के रेशम के वस्त्र तैयार करते थे। इसी प्रकार से एक और लेखक है सिकंदरिया, जिसने ये कहा है कि इन वस्त्रों का आयात चीन व इराक से होता था और इस कार्य में लगे हुए दस्तकार की प्राप्ति का जो स्रोत होता था वो भारत ही होता था। यानी जो इराक, चीन और सिकंदरिया, इन विभिन्न स्थानों पर जो रेशम का आयात किया जाता था भारत में, उसके जो दस्तकार होते थे वह भी भारत के ही होते थे और इसका निर्माण, रेशमी वस्त्रों का निर्माण रेशम के धागों से किया जाता था। और भारत में यदि हम देखें तो बंगाल इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। यूरोप में रेशमी वस्त्रों का जो व्यापार प्रारंभ हुआ वह लगभग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ और
इसके साथ ही चीन में और फारस में, फिर यूरोप की देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इन देशों में भी रेशमी व्यापार भारत का शुरू हुआ। और डच व्यापारियों के द्वारा जब भारत मुगल काल में जब विदेशी भारत में आए तो डच व्यापारियों के द्वारा बंगाल में कहा जाता है कि व्यापार स्थापित किया गया और वह यहाँ से भारत से इसको खरीद कर, रेशम को खरीद कर जापान भेजते थे। और इस प्रकार से रेशम यूरोप के बाजार में निर्यात का एक स्रोत हमें दिखाई देता है। और 1657 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भी भारत में रेशम का व्यापार प्रारंभ किया गया और कहा जाता है कि इस समय 3000 पाउंड के लगभग बंगाल में रेशम खरीदने के लिए अंग्रेजी कंपनियों ने उन्हें प्रदान किए थे। और बाद में लगभग 100 रेशम के वस्त्रों की गांठें जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपये होती थी, ये अंग्रेजों के द्वारा भेजने के भारत से आदेश दिए गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में इस व्यापार का और रेशम के निर्यात की पहल की गई और उससे रेशम के व्यापार से जो लाभ होता था वो व्यावसायिक पूंजी के रूप में और उसके विस्तार के रूप में हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि बंगाल में भारत में सबसे प्रसिद्ध कासिम बाजार, मालदा, रंगपुर से रेशम निर्यात किया जाता था। और इसके अलावा अहमदाबाद, ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अहमदाबाद में हाथ करघे से इस रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। और इसके बाद अंग्रेज कंपनियों ने कच्ची रेशम के निर्यात को भी प्रारंभ किया 1670 ईस्वी में और उसके बाद में, और धीरे धीरे इस के व्यापार में वृद्धि होती चली गई और यहाँ के व्यापारिक वर्ग ने भी इसके निर्यात को बढ़ाने में और इसके उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। और बंगाल से ऐसे साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं कि बंगाल से भी कच्ची रेशम का निर्यात किया जाने लगा और इस बंगाल के रेशम की ख्याति या प्रसिद्धि जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और अब प्रश्न ये उठता है कि जो यूरोप के व्यापारी थे वो रेशम भारत से क्यों ले जाते थे। उसका एक प्रमुख कारण ये था कि भारत में रेशम सस्ता था और इसीलिए ये भारत से निर्यात किया जाता था और अंग्रेजों को इससे लाभ की प्राप्ति होती थी। तो दिन प्रतिदिन रेशम का उत्पादन भारत में मध्यकाल के अंतर्गत मुगल काल में विशेष रूप से बढ़ता रहा। अब दूसरा जो उत्पादन हम देखते हैं वो है आपके सूती वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र का उत्पादन। 18वीं शताब्दी को यदि हम देखें तो इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग किया जाने लग गया था और उस समय सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारतीय महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता था और लंबे समय तक इसका लंबे समय तक एशिया में, अफ्रीकी देशों में भारतीय सूती वस्त्रों का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। और विशेष तौर से 17वीं 18वीं शताब्दी में इस यूरोपीय देशों में इंग्लैंड भी इसमें शामिल हो गया। उस काल के जो लेख हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सूती वस्त्रों को बुनना भारत का सबसे बड़ा उद्योग था
और उत्पादन की अधिकता के कारण भी विदेशी पर्यटकों और व्यापारियों को इसने काफ़ी प्रभावित किया था। एक व्यापक मात्रा में उत्पादन के संबंध में प्रभावित होकर एक अंग्रेजी इतिहासकार पेरार्ड ने लिखा है कि कन्याकुमारी से लेकर चीन तक सभी स्त्री व पुरुष सिर से पांव तक भारतीय वस्त्रों को पहनते हैं। ये बात पेरार्ड मोदे ने लिखी है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि पेरार्ड मोदे का जो ये कथन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन इस बात से भी इनकार हम नहीं कर सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में भारतीय वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण रहा था और इसकी डिमांड महत्वपूर्ण स्थानों पर पाई जाती थी। और इसी तरह बर्मा में और अरब सागर के जो बाजार थे उन सभी में भारतीय सूती वस्त्रों का एकाधिकार पाया जाता था, क्योंकि 13वीं शताब्दी तक भारत के जो वस्त्र थे उनमें लुभावनी डिजाइनें बनाई जाती थी जो कि विदेशियों को प्रभावित करती थी। अमीर खुसरो सल्तनत काल का जो प्रमुख इतिहासकार रहा है उसने ये कहा है कि बंगाल की जो मलमल होती थी वो इतनी उत्कृष्ट होती थी कि 100 गज मलमल को सिर में लपेटने के पश्चात भी नीचे वाले बालों को देखा जा सकता था। इतनी अधिक मलमल क्वालिटी के स्तर पर हमें देखने को मिलती थी कि बाद में इसके बारे में ये भी कहा जाने लगा कि पूरे थान को बंगाल के मलमल के पूरे थान को एक अंगूठी से निकाला जा सकता है। तो इसकी उत्कृष्टता से सभी विदेशी व्यापारी प्रभावित होते थे। एक और स्थान पर खुसरो ने कहा है कि देवगिरी के जो रंगीन वस्त्र होते थे उसकी तुलना गुलाब के फूलों से की जाती थी और पहाड़ों में जो बहुरंगी फूल होते थे उनसे की जाती थी। तो इस प्रकार से इसकी डिज़ाइंस की प्रशंसा भी विदेशियों ने की है। उस समय दक्षिणी भारत में देवगिरी तथा महादेव नगरी सूती वस्त्र के उत्पादन का निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था और यहाँ के जो वस्त्र निर्मित किया जाते थे वो अपनी उत्कृष्टता के कारण प्रसिद्ध माने गए थे। मुस्लिम भारत में दक्षिणी वस्त्र निर्मात केंद्रों में बंगाल और गुजरात में भी निर्मित वस्त्र प्रसिद्ध माने गए थे। और इन सूबों के अंतर्गत यदि हम बंदरगाहों की सुविधा और वैदेशिक व्यापार की दृष्टि से इस वस्त्र उद्योग का विस्तार यदि देखें तो इसने वैदेशिक व्यापार को विस्तारित करने में काफ़ी योगदान प्रदान किया था। ये जो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का विकास था वो मुगल काल में भी जारी रहा और यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ सूती माल के बाजारों के खुलने से इस उद्योग के क्षेत्र में नई शक्ति का संचार हमें भारत में देखने को मिलता है। 1772 ईस्वी में बंगाल के विषय में हेनरी पेटल्लो ने यह मत अपना प्रतिपादित किया कि बंगाल के सूती वस्त्र उत्पादन की क्षमता कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के वस्त्रों की प्रामाणिकता जो है विश्व के अन्य कोई भी देश का मुकाबला नहीं कर सकती है। कोई भी देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और सूती वस्त्र उद्योग की उत्कृष्टता की तकनीकी प्रामाणिकता को बनाए रखने के साथ ही के.एन. चौधरी ने भी 18वीं शताब्दी में इस तकनीक के संबंध में और इसकी श्रेष्ठता के संबंध में इसकी प्रशंसा की है और इसकी प्रामाणिकता
और मांग को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से जो ये लेखक हैं, विदेशी लेखक हैं, उन्होंने भी सूती वस्त्र उद्योग की प्रामाणिकता और तकनीक की प्रशंसा की है। अब ये भी कहा जाता है कि यदि लागत की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था उसकी लागत यूरोपीय देशों से अधिक आती थी। अब ये अधिक क्यों आती थी, इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ तकनीकी कौशल अधिक था। लागत अधिक आने का कारण यहाँ उत्पादन में तकनीकी कौशल पाया जाता था और उत्पादन भी यहाँ कम होता था। और सबसे पहले इसकी विधि को यदि हम देखें तो कपड़े को बुनने में कच्चे माल को एक जगह एकत्रित करना पड़ता था, गरीब मजदूरों को काम में लगाना पड़ता था और इस कारण भी यह महंगा हो जाता था। और इसके साथ ही जब हस्त उद्योग के रूप में और लघु उद्योग के रूप में इस कपड़ा उद्योग को, इस सूती कपड़ा उद्योग को स्थापित किया गया तो उसे ताने बाने के माध्यम से बुना जाने लगा और इसके धागे का जो उत्पादन होता था जो कि श्रेष्ठ कपड़े को बनाने में सफलता प्रदान करता था, उसे उस धागे को मशीनी कताई की जब खोज हो गई तो हाथ की कताई के स्थान पर काम में लिया जाने लगा। लेकिन जो हाथ की कताई भारत में होती थी और उससे धागे को जो बुना जाता था वह यूरोप में उपलब्ध नहीं था और इसी कारण यूरोप को जो कपड़ा निर्यात किया जाता था वो अच्छे धागे से बना हुआ होता था और अच्छे धागे का उसमें प्रयोग किया जाता था। तो 18वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं कि सूती कपड़े पहनने पर इंग्लैंड ने इसी कारण प्रतिबंध लगा दिया था और क्योंकि भारत में कपड़ा जो व्यापारी थे सस्ते उत्पादक क्षेत्रों से माल लाकर उन व्यापारिक शर्तों पर निर्यात का काम करने लगे थे और इसी कारण जो इंग्लैंड के व्यापारी थे उन्होंने भारतीय सूती वस्त्रों पर निर्यात पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उसके बाद भी भारत को इससे दो प्रकार के महत्वपूर्ण लाभ हुए। एक तो कच्चे माल का लाभ हुआ जो कि प्रकृति की देन माने जाते हैं और इसके साथ ही कपड़ा उद्योग को इससे बहुत अच्छे बाजार उपलब्ध हो पाए। और मुद्रा के हिसाब से यदि हम देखें तो यूरोपीय मजदूरों के स्थान पर भारतीय मजदूरों के सहज उपलब्ध होने के कारण बाद में इसकी लागत कम हमें मिलने लगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग भारत में अत्यधिक पनपने लगा और इससे आर्थिक विकास भारत का हुआ और भारत में वाणिज्यिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था के लिए अंतर क्षेत्रीय विदेशी व्यापार और व्यापारिक वर्ग का प्रभाव कपास की उपलब्धता, मजदूरों की पर्याप्त उपलब्धि और अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता भारत में प्रखर हुई। और इन सब बातों से ये सार निकलता है कि इन क्षेत्रों की उत्पादन विशिष्टता की डिमांड बाजार में बढ़ने लगी और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में प्रौद्योगिकी उत्पादन में टेक्निक का प्रयोग किया जाने लगा जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न उद्योग पल्लवित हुए और वर्तमान जो विकास प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है वो 18वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल काल में हमें देखने को मिली। इसके साथ ही ये यूनिट आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।